गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल ऑफ गंगोत्री ग्रुप ऑफ स्कूल्स। तो देखिए, अपन लास्ट प्रीवियस वीडियो के अंदर क्या देख रहे थे कि किस तरीके से ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड किस तरीके से स्प्लिटिंग होती है इन बिटवीन डी जनरेटेड डी ऑर्बिटल्स। ये अपन लास्ट क्लास के अंदर पढ़ रहे थे। आज अपन देखेंगे दोनों को एक डायग्राम में बना के डी जनरेटेड डी ऑर्बिटल्स के अंदर कि अगर ये डी जनरेटेड डी ऑर्बिटल्स जिनकी सारों की एनर्जी क्या है, सेम एनर्जी, सेम, ये स्प्लिट होते हैं दो पार्ट के अंदर। एक होते हैं इजी और एक होते हैं T2Z। मैंने बताया ये ऑक्टाहेड्रल के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। इसके अंदर इसको है इजी और ये है T2Z। बात समझ आता है? ये होता है मीन एनर्जी लेवल। ये टोटल एनर्जी जो होती है उसको बोलते हैं डेल जीरो। फॉर ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं डेल जीरो, मतलब डेल जीरो। और ये डेल जीरो यहां तक जो वैल्यू होती है ये होती है प्लस 0.6 फॉर ईच। और ये होती है फॉर ईच -0.4 डेल जीरो। कहने का मतलब एक ऑर्बिटल के लिए ये एनर्जी कितनी होती है 0.6 डेल जीरो, ये कितनी होती है -0। और दोनों को अगर बराबर किया जाए, इतनी ही इसकी है इतनी इसकी है, मतलब ऊपर कितनी है +1.2, एक के लिए 0.6 है तो दो के लिए कितनी हो गई 1.2 डेल जीरो, नीचे कितनी हो गई -1.2 डेल जीरो। बात समझ आता है? ये इसी तरीके से टेट्राहेड्रल के अंदर लिखेंगे। अगर टेट्राहेड्रल के अंदर लिखेंगे तो ये होगी स्प्लिटिंग। इजी हमेशा रहेंगे नीचे और T2Z रहेंगे ऊपर। और इजी के अंदर हमेशा क्या करते हैं, नीचे पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे, T2Z के अंदर बाद में इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो वही चीज इसमें भी स्प्लिटिंग एनर्जी देख लेना। ये होती है डेल टी। इसको टेट्राहेड्रल के लिए T लगाते हैं, यहाँ ऑक्टाहेड्रल के लिए O लगाते हैं। ये हो गई फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। बात समझ आता है? क्लियर? ये मीन एनर्जी लेवल, ये इतनी एनर्जी इसकी हुई +0.4 डेल टी फॉर वन ऑर्बिटल, और ये -0.6 डेल टी फॉर वन ऑर्बिटल। और दोनों की क्या हो गई बराबर। क्लियर? डी जनरेटेड डी ऑर्बिटल स्प्लिटेड इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस लाइक दिस, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस लाइक दिस। आया बात समझे? अब देखेंगे किस तरीके से कि जब भी कभी T2Z और EZ के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं, मेटल के पास अगर वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे तो पहले T2Z के अंदर भरेंगे या EZ के अंदर भरेंगे, वो सब चीजें अपन देखेंगे। तो देखिए, उससे पहले एक एनर्जी का ऑर्डर लिख लेंगे। T2Z ऑर्बिटल्स के अंदर, मतलब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, EZ का कम होगा, T2Z का ज्यादा होगा। लेकिन T2Z की एनर्जी ज्यादा किसकी होगी? अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात की जाए तो लिख लेंगे एनर्जी ऑर्डर इन टेट्राहेड्रल dx² y² = dz²। इनकी
कम होगी रेदर देन डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड। यही तो मैंने पढ़ाया है, देख लीजिए। ये दो ऑर्बिटल्स ये हैं, इनकी एनर्जी कम है, इनकी तीनों की एनर्जी ज़्यादा है। इसी तरीके से ऑक्टाहेड्रल के अंदर लिख लेंगे। ऑक्टाहेड्रल के अंदर देखेंगे, इन octahedral complex energy order, और वो क्या हो जाएगा, डी एक्स वाई इक्वल टू डी वाई जेड इक्वल टू डी एक्स जेड इज लेस देन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। ये लिख लेंगे, ये करेंगे। ये जो चीजें दिख रही हैं वो ही मैंने लिखा है। आया बात समझे? अब देखिए इसकी थ्योरी लिखते हैं कि जब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बनते हो हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस क्यों बनाते हैं? क्योंकि जब भी कभी पहले लिगेंड इसके मेटल के पास जितने इलेक्ट्रॉन होंगे पहले इन Eg के अंदर भरेंगे, उसके बाद T2Z के अंदर भरेंगे। होता क्या है, कभी कभी Eg के अंदर थर्ड इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, लेकिन टेट्राहेड्रल के अंदर नहीं भरा जाता। जब T2Z के अंदर बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर, d ऑर्बिटल के अंदर सपोज आपका किसी मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D4 है। मैंने कल परसों बता रहा था ना, जब हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो D4 आता है, तो D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया तो मैं 3 इलेक्ट्रॉन ऑक्टाहेड्रल का कॉम्प्लेक्स है। मैं एग्जांपल ही दे देता हूं आपको। देखिए अगर सपोज एग्जांपल आ गया CrH2O6 और यहां पे आ गया +2, ये कॉम्प्लेक्स है, सपोज हाइपोथेटिकल कॉम्प्लेक्स है। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +2। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होने के कारण इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आया? D2। मैं कह रहा हूं इसके अंदर H2 की जगह NH3 कर लेना। आया बात समझे? अब D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर मैं इलेक्ट्रॉन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे भरूंगा? पहले 1 2 3, अब मैं चौथा इलेक्ट्रॉन यहां नहीं भरा। अब पता चलेगा और रीडिस्ट्रीब्यूशन क्यों हो रहा था, क्योंकि यहां पे स्प्लिटिंग से इसकी एनर्जी ज्यादा है। तो डिपेंड करता है ये एनर्जी ज्यादा है या पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है। दो एनर्जी होती है, एक होती है पेयरिंग एनर्जी और एक होती है स्प्लिटिंग एनर्जी। तो स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है या पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है? अगर स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है तो पेयर होना पसंद करेगा। तो जो भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हमेशा पेयरिंग एनर्जी को कम कर देते हैं, क्योंकि वो स्प्लिटिंग एनर्जी को बढ़ा देते हैं। जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है, बीच की दूरी बढ़ जाती है। और जब बीच की दूरी बढ़ जाएगी तो आने वाला इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा यहीं जाएगा, Eg के अंदर नहीं जाएगा। अपन बोलते हैं चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन अगर वीक फील्ड लिगेंड हुआ, यहां पे मैं वाटर रखा, तब फोर्थ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इसको पेयर करने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए रेदर देन इलेक्ट्रॉन यहां जाए, क्योंकि इसकी स्प्लिटिंग एनर्जी वीक फील्ड लिगेंड के अंदर, H2O को वीक फील्ड लिगेंड मानते हैं, आगे पढ़ेंगे अपन स्ट्रेंथ कैसे देखते हैं। वीक फील्ड लिगेंड की इतनी ताकत नहीं होती इन डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग को बहुत ज्यादा गैप कर दे। वो कर तो पाता है लेकिन थोड़ा ही कर पाता है, और जब थोड़ा करेगा तो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करने के लिए भी एनर्जी चाहिए और ये स्प्लिटिंग एनर्जी भी है, तो पेयरिंग करने में उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो चौथा इलेक्ट्रॉन यहां जाता है, जो एज यूजुअल है फोर्थ इलेक्ट्रॉन खाली डी ऑर्बिटल के अंदर जा रहा है। इसी तरीके से टेट्राहेड्रल के अंदर क्या होता है? हमेशा पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होती है रेदर देन स्प्लिटिंग एनर्जी। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर स्प्लिटिंग एनर्जी कभी ज्यादा होती नहीं। मेरी बात को समझ गए?
तो ये चीज पढ़ेंगे। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। उनके अंदर पहले इलेक्ट्रॉन इनमें भरे जाएंगे, उसके बाद इसमें भरे जाएंगे। देयर इज नो वायलेशन ऑफ हुंड मल्टीप्लिसिटी रूल। लेकिन अगर आपको कोई बोले कि ये आने वाला थर्ड इलेक्ट्रॉन यहीं पे भरेंगे, ये खाली पड़ा रहेगा, तो हुड का मल्टीप्लिसिटी रूल वोलेट हुआ या नहीं होगा? कहां ओबे हुआ? जब आपको 5 ऑर्बिटल दे के रखे हैं, आप 1 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहां आना चाहिए, कहने का मतलब इसमें आना चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद, लेकिन इसमें नहीं डाल के आप डाल रहे हैं कि इसी में डाल रहा हूं, इसी में पेयरिंग करवा रहा हूं। इसका मतलब हुंड का रूल क्या किया आपने? ओबे नहीं किया है। तो ऑक्टा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर हमेशा हुंड मल्टीप्लिसिटी रूल ओबे होता है। देयर इज नो वायलेशन, मतलब यहां जाता है। और यहां कब जाएगा? जब ये स्प्लिटिंग एनर्जी कम होगी। आया बात समझे? पेयरिंग एनर्जी हमेशा ज्यादा होती है। ऑक्टाहेड्रल के अंदर डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड के ऊपर, डिपेंड करता है मेटल कौन सी प्रिंसिपल नंबर पे बिलोंग करता है, ऐसे। तो उसके लिए पॉइंट लिखेंगे, ये उतार लिया। तो देखिए अब कुछ पॉइंट है। मैं पहला पॉइंट लिख रहा हूं, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। टेट्राहेड्रल complexes always make high spin complex। हाई स्पिन, हाई स्पिन का मतलब है कि हुंड मल्टीप्लिसिटी रूल का वायलेशन न हो। में हमेशा तरीके से इलेक्ट्रॉन भरे जाएं, पहले T2Z के अंदर, EG के अंदर भरे जाएंगे, फिर T2Z के अंदर। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है पहले पेयरिंग हो जाए और खाली पड़े हुए हैं डी ऑर्बिटल्स, उनको बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन का मतलब मैं बता देता हूं, यहां पे लिख देता हूं, हाई स्पिन। अकॉर्डिंग टू हुंड रूल, इलेक्ट्रॉन्स फील्ड अप। और लो स्पिन का मतलब है हुंड, H बड़ा करना, साइंटिस्ट का नाम है ना, हुंड रूल वायोलेटेड, तब बनते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर हुंड का रूल वायलेट होता है। तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल के अंदर मतलब हुंड मल्टीप्लिसिटी रूल क्या होगा? ओबे होगा। तो ये भी लिख लेंगे। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स always high spin complex form in case of D8 electronic configuration। एक तो पॉइंट एक in presence of strong field ligand, in presence of strong field ligand, Hund multiplicity rules violated। और इसके अंदर इन प्रेजेंस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड, हुंड
मल्टीप्लिसिटी रूल ओबे। आया बात समझे? इसके केस में हुंड मल्टीप्लिसिटी रूल ओबे होता है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में हुंड मल्टीप्लिसिटी रूल वॉलेट होता है। ये करिए, ये सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। ये वही है जो मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर चेंजमेंट कब होता है, कब रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है और कब नहीं होता है, वो चीज़ें। अब अपन पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। उससे पहले मैं CFSE से रिलेटेड आपको कुछ पॉइंट्स और बताता हूँ। ये उतारिए पहले। अब जब ये स्प्लिट होते हैं डी ऑर्बिटल्स, डी जनरेटेड डी ऑर्बिटल्स, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है वो होती है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, या मैं बोलूँ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो फीचर्स लिखते हैं, क्या क्या होते हैं फीचर्स ऑफ CFSE। CFSE की फुल फॉर्म होती है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। आया बात सुन? CFSE कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पहला पॉइंट, CFSE increases thermodynamic stability of complexes increases। बात को समझना, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे CFSE also deals with reactivity of coordination compounds। और फोर्थ पॉइंट लिख लेंगे इन हाफ फील्ड fulfilled electronic configuration, in half filled and fulfilled electronic configuration, CFSE will always be जीरो, हमेशा जीरो होगी। क्यों? जितनी पॉजिटिव में होगी उतनी नेगेटिव में होगी। यही तो मैंने बताया था कि CFSE जितनी अगर ऊपर है उतनी 2 की नीचे हो जाएगी। तो ओवरऑल ये सेंटर है, इसमें ऊपर पॉजिटिव में होगी तो नीचे नेगेटिव में। जब फुल फील्ड होगा, हाफ फील्ड होगा, तो इसके अंदर क्या होगा? जीरो और जीरो। आया बात समझे? तो इसी चक्कर के कारण जब हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, CFSE हमेशा क्या होती है? जीरो होती है। इस तरीके से अपन करते हैं, ये होते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग CFSE, कि ये जो भी CFSE रिलीज होती है, CFSE मतलब कि जो स्प्लिटिंग के दौरान जो एनर्जी निकलती है, ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, इस स्प्लिटिंग एनर्जी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ये अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। वेरियस फैक्टर्स आर देयर विच विल अफेक्ट दिस CFSE। लेकिन मैंने आपको ये भी बता दिया कि CFSE जब इंक्रीज होगी तो कभी भी कॉम्प्लेक्स की थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी हमेशा क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बताने के लिए हमेशा CFSE की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इंक्रीज होनी चाहिए। इतना करिए आज। थैंक यू वेरी मच।